एपिसोड 1211। क्यूआई विचलन। यह भी इसी वजह से था कि हुआन फेंग ने वांग टोंगटोंग को रास्ते में ही छोड़ दिया, जबकि वह वापस चला गया। वांग टोंगटोंग और वू हाओ को अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी और उसे भी इसकी जरूरत थी। जब हुआन फेंग अपने घर लौटा तो सु युमो और दूसरी लड़कियां अभी भी हॉल में बैठकर बातचीत कर रही थीं और फोन देख रही थीं। हालांकि हुआन फेंग को अब इतनी परवाह नहीं थी। उसे लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। रास्ते में अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति न होती तो उसका शरीर पहले ही फट सकता था और मर सकता था। हालांकि अब जब उसने सुयुमो और बाकी लोगों को देखा, खासकर कुछ लड़कियों को जो नहाने के बाद भी पजामा पहने हुए थीं, तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उनमें से एक को एक हाथ से पकड़ लिया और सुयुमो और बाई शियाओरो को ऊपर ले आया। हुआन फेंग, तुम्हें क्या हुआ? सुयुमो बहुत हैरान थी। हुआन फेंग की वर्तमान स्थिति कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके अलावा जब वह वापस आया तो उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे ऊपर खींच लिया। उसी समय यह बाई शियाओरो थी, वह और भी हैरान थी। हुआन फेंग, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? बाई शियाओरो ने भी पूछा। अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा के साथ वह महसूस कर सकती थी कि हुआन फेंग के शरीर में ऊर्जा अव्यवस्थित लग रही थी। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय पागल हो सकता था। दरअसल ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि हुआन फेंग ने जहर को बाहर निकालने की कोशिश की थी, वह सफल नहीं हुआ। फिर उसने जहर को दबाने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जितना ज्यादा उसने इसे दबाया उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया उसे झेलनी पड़ी। इससे हुआन फेंग को बेचैनी महसूस हुई। उसके शरीर में ऊर्जा इधर उधर तैर रही थी। अगर यह ऊर्जा जादुई नहीं होती तो हुआन फेंग अब तक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका होता, उसका दिमाग अब तक भून चुका होता। एक समस्या है, हुआन फेंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अब उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया था। जब तक वह अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लेता, उसके शरीर की प्रतिक्रिया और भी मजबूत हो जाती। इस समय हुआन फेंग पहले से ही अपने बेडरूम के सामने आ चुका था। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और दरवाजा बंद करने से पहले ही उसने सुयुमो और बाई शियाओरो को बिस्तर पर फेंक दिया। हुआन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से छोड़ दो और मुझे उठने दो, सुयुमो ने कहा लाल चेहरे के साथ। अब उसे समझ में आ गया था कि हुआन फेंग क्या करने जा रहा था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। हालांकि उसका पहले से ही हुआन फेंग के साथ रिश्ता था। वे दोनों आमतौर पर रात में गुप्त रूप से बातचीत करते थे। इसके अलावा यह केवल दो लोगों की परिस्थितियां, लेकिन अब बाकी लोग सोए नहीं थे। इसके अलावा बाई शियाओरो अभी भी वहां थी। सुयुमो स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मिंदा थी और चाहे कुछ भी हो उसने हुआंग को अपने कपड़े उतारने नहीं दिए। यूमो, हुआंग फेंग के शरीर में कोई समस्या लगती है। सुयुमो के आरक्षित रवैये और यहाँ तक कि उसके प्रतिरोध की तुलना में बाई शियाओरो बहुत अधिक आज्ञाकारी थी। हुआंग फेंग उसके कपड़े उतारना चाहता था, लेकिन उसने न केवल हुआंग फेंग के साथ सहयोग किया। इसका एक कारण यह था कि वह हुआंग फेंग से प्यार करती थी। दूसरा कारण यह था कि वह महसूस कर सकती थी कि हुआंग फेंग के शरीर में ऊर्जा बहुत अस्थिर थी। हुआंग फेंग अभी जो कर रहा था उसका संबंध उस कारण से होना चाहिए जिसकी वजह से उसका शरीर उसके शरीर से बाहर था। क्या उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है? सुयुमो ने हुआंग फेंग की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से हमेशा से अलग था। इस समय हुआंग फेंग की आंखें लाल थीं, वह भारी सांस ले रहा था और उसकी हरकतें अब हमेशा की तरह कोमल नहीं थीं। इसके बजाय यह बहुत असभ्य और अनुचित था। सुयुमो ने उसके लिए अपने कपड़े नहीं उतारे, उसने सीधे सुयुमो का पजामा भी फाड़ दिया। हुआंग फेंग ऐसा था, यह पहली बार था जब सुयुमो ने उसे इस तरह देखा था। इसलिए सुयुमो को बाई शियाओरो के फैसले पर संदेह नहीं हुआ। वह भी समझ गई हुआंग फेंग में कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया।
यथा हुआन फेंग सामान्य रूप से उससे एक शब्द भी नहीं कहता, लेकिन अब यह बहुत हिंसक था। अभी प्रतिरोध के दौरान भी उसने उसके शरीर पर कुछ चोटें भी पहुंचाई थीं। ये चीजें आमतौर पर हुआन फेंग ऐसा कभी नहीं करता। हालांकि सु युमो थोड़ी हैरान थी, लेकिन वर्तमान हुआन फेंग स्पष्ट रूप से उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। इस समय हुआन फेंग की आंखों में केवल इच्छा थी। युमो, हमें हुआन फेंग की मदद करनी चाहिए, है न? इस समय बाई शियाओरो के ऊपरी शरीर के कपड़े पहले से ही हुआन फेंग द्वारा उतार दिए गए थे। भले ही वह सुयुमो के सामने नग्न थी, इससे वह थोड़ी शर्मीली हो गई, लेकिन जाहिर है वह हुआन फेंग के शरीर के बारे में अधिक चिंतित थी, इसलिए उसने हुआन फेंग को कुछ भी करने से नहीं रोका। सुयुमो ने हुआन फेंग की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा। हाँ, समाप्त करते हुए सुयुमो ने अब और विरोध नहीं किया और यहाँ तक कि बाई शियाओरो को भी उसे उतारने में मदद की। लाल चेहरे वाले कपड़े इस प्रकार उन तीनों के प्रयासों के तहत बहुत जल्दी तीनों उनमें से एक दूसरे के प्रति ईमानदार थे और कमरे में बहुत जल्द एक आवाज गूंजी जिसने लोगों के चेहरे लाल हो गए। इस समय केवल सुयुमो और बाई शियाओरो ही शर्मीले नहीं थे, बल्कि तांग मुक्सुए भी थे और जी मेंगजियाओ जो नीचे थे उनके चेहरे भी लाल थे, क्योंकि हुआन फेंग अभी दरवाजा बंद नहीं किया था। सुयुमो और बाई शियाओरो की आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं, नीचे से आवाज आ रही थी और तांग मुक्सुए और जी मेंगजियाओ इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। यह हुआन फेंग अब और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है, जी मेंगजियाओ ने लाल मुस्कान के साथ कहा चेहरा। हालांकि वह जानती थी कि हुआन फेंग और सु यूमो के बीच किसी तरह का रिश्ता रहा होगा। रिश्ता हालांकि कम से कम सतह पर हुआन फेंग और सु युमो थी। उसने किसी और को यह नहीं पता चलने दिया कि हुआन फेंग चुपके से सु युमो के पास भाग गया था। रात को वह अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन आज हुआन फेंग के पास कोई कवर नहीं था। न केवल उसने सु युमो और बाई को खींच लिया, जियाओरो सबके सामने दूर चला गया, लेकिन वह भी ऐसा लग रहा था हुआन फेंग अभी भी खेल रहा था एक ड्रैगन और दो फीनिक्स के मामले में। इस वजह से जी मेंगजियाओ हुआंग से घृणा करने लगा। फेंग और भी अधिक। तांग मुक्सू का चेहरा भी बहुत लाल था। हालांकि वह और हुआंग फेंग पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके थे, यह माना जा सकता था कि वे एक दूसरे के साथ ईमानदार थे, लेकिन आखिरकार उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। हुआंग फेंग और ऊपर के दो अन्य लोगों के साथ क्या हुआ, इससे वह अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी। हालांकि शर्मिली होने के अलावा तांग मुक्सू को अभी भी कुछ संदेह था। किसी को यह जानना था कि वह हुआंग फेंग को कुछ समय से जानती थी, उसे अभी भी हुआंग फेंग के बारे में कुछ समझ थी। हुआंग फेंग इतना चिंतित व्यक्ति नहीं लग रहा था। इसके अलावा उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया, जिससे वह और भी असामान्य हो गया। मिंग जियाओ, क्या आपको लगता है कि हुआन फेंग के साथ कुछ गड़बड़ है? तांग मक्सू ने कहा, उसके साथ क्या गलत है? वह शुरू से ही एक विकृत व्यक्ति है, अब उसने केवल अपना असली स्वभाव प्रकट किया है, यह बहुत सामान्य है। जी मेंगजियाओ ने कहा, लेकिन यह आदमी बहुत प्यासा है, क्या वह हमारी भावनाओं पर विचार नहीं करता है? क्या हम रात का इंतजार नहीं कर सकते? क्या वह दरवाजा बंद नहीं कर सकता? तांग मुक्सू जी मेंगजियाओ की बातों से सहमत नहीं थी। उसने भौहें सिकोड़ी और सोचा कि जब हुआंग फेंग वापस आया था तो वह कैसा दिख रहा था। चाहे उसने इसके बारे में कुछ भी सोचा हो, उसे लगा कि हुआंग फेंग थोड़ा अलग था। मैं ऊपर जाकर देखूंगा, तांग मुक्सू ने कहा। अब तुम ऊपर क्यों जा रही हो? जी मेंगजियाओ ने कहा, ओह ठीक है, तुम्हारा और उस आदमी का भी अफेयर चल रहा है। तुम्हारा कोई अफेयर है? तांग मुक्सू ने लाल चेहरे के साथ कहा, मैं हुआंग फेंग के बारे में चिंतित हूँ, मुझे लगता है कि वह आज सामान्य नहीं है। एपिसोड 1212। इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। एक क्या गड़बड़ है? मुझे लगता है कि यह सामान्य है, यह अभी भी उसी रंग का है। अगर आप कहते हैं कि यह सामान्य नहीं है तो यह पहले से ज्यादा जरूरी है। जी मेंगजियाओ ने कहा, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ऊपर जाकर देखूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे?
तांग मुक्सू ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, अब ऊपर जाना बहुत अजीब है। जी मेंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो मैं ऊपर जाऊंगा। तांग मुक्सू ने कहा, एक और मेरे पास खुद ही आया हुआंग फेंग में ऐसा क्या अच्छा है। जी मेंगजियाओ ने तांग मुक्सू की पीठ की ओर देखा और बड़बड़ाया, लेकिन जब उसने रसोई में हुआंग फेंग के साथ मामले के बारे में सोचा तो जी मेंगजियाओ ने अवचेतन रूप से अपने होठों को छुआ, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ बड़बड़ाया और उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। तांग मुक्सू धीरे धीरे ऊपर की ओर गई और उसने जो आवाज सुनी वह तेज और तेज होती गई। इससे वह शर्मा गई, भले ही वह ज्यादा खुले विचारों वाली थी। हालांकि वह अभी भी पीले फूल की सबसे बड़ी बेटी थी। अब जब उसने ऐसी आवाज सुनी तो उसे स्वाभाविक रूप से शर्म आएगी, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो। फिर भी एक समय था। कुछ ही देर बाद तांग मुक्सू हुआंग फेंग के बेडरूम के बाहर आ गई, क्योंकि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। वह दरवाजे से कमरे की स्थिति को साफ साफ देख सकती थी। वहां की स्थिति बहुत गंभीर थी। दरअसल तांग मुक्सू को सुयुमो के रोने से पहले से ही ऐसी स्थिति का अंदाजा हो गया था। आखिरकार सुयुमो अभी भी शर्मीली थी, वह भी इतनी जोर से चिल्ला रही थी, वह तुम दोनों के बीच की स्थिति की पूरी तरह से कल्पना कर सकती थी। हालांकि इससे पहले कि तांग मुक्सू और अधिक स्पष्ट रूप से देख पाती, उसने देखा कि अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी। फिर जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसे ऊपर ले जाया गया, फिर उसे हुआंग फेंग के कमरे में बिस्तर पर फेंक दिया गया। मुजू तांग म्यूक्सू ने सुयुमो की आवाज सुनी और उसने एक तरफ देखा। इस समय सुयुमो का चेहरा पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम यहाँ क्यों हो? लेकिन यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। हुआंग फेंग आज पागल हो गया है। तांग मुक्सुए को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब उसने महसूस किया कि उसके कपड़े फट रहे हैं, फिर हुआंग फेंग ने उस पर दबाव डाला। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वह लड़की से महिला में बदल चुकी थी। तांग मुक्सू इस बदलाव से थोड़ा स्तब्ध थी। इस समय जब वह अभी अभी ऊपर आई थी तो उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि वह पूरी तरह से तैयार नहीं थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह अपने दिल में हुआंग फेंग की परवाह करती थी, इसलिए वह एक नजर डालने के लिए ऊपर आई थी। अंत में वह वास्तव में हुआंग फेंग की महिला बन गई। तांग मुक्सू को अपने दिल में अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उसे यह भी लगा कि उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। संक्षेप में यह बहुत जटिल था। यह सिर्फ इतना था कि उसकी जटिल भावनाएं लंबे समय तक नहीं टिक सकती थीं। हुआंग फेंग के हमले के तहत यह पूरी तरह से गायब हो गई। जल्द ही उसने पाया कि उसने सोचने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। वह केवल हुआंग फेंग की हरकतों का अनुसरण कर सकता था और चिल्ला सकता था, जैसा कि उम्मीद थी। जी मेंगजियाओ जो नीचे थी ने तांग मुक्सू की आवाज सुनी। भले ही वह थोड़ी शर्मीली थी, हालांकि वह हैरान नहीं हुई। तांग मुक्सू हुआंग फेंग की प्रेमिका थी। वह यह भी जानती थी कि अगर आज तांग मुक्सू हुआंग फेंग के साथ नहीं घुल मिल पाया तो भी उसके साथ कुछ न कुछ हो ही जाएगा। हालांकि ऐसा दिन जल्दी या बाद में आएगा, इसलिए जी मेंगजियाओ हैरान नहीं हुई। हालांकि जी मेंगजियाओ का दिल थोड़ा जटिल था। इस विला में उसके अलावा वे सभी हुआंग फेंग की महिलाएं थीं। बेशक महिला नौकरों को छोड़कर इसने जी मेंगजियाओ को थोड़ा अजीब महसूस कराया। यह थोड़ा बेस्वाद भी था, क्योंकि हुआंग फेंग ने पहले भी उसका फायदा उठाया था। अंत में हुआंग फेंग ने बाकी सभी के साथ संबंध बना लिए थे। वह अकेली थी जो बच गई थी। हुआंग फेंग यह बड़ा विकृत व्यक्ति वास्तव में बहुत दुष्ट है। जी मेंगजियाओ ने खुद से कहा। सुयुमो और अन्य दो लड़कियों के रोने से उसके शरीर में भी प्रतिक्रिया हुई। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और फिर उसने अपने दांत पीस लिए। उसे समझ में नहीं आया कि क्या सोचे और वह भी उठकर ऊपर चली गई। मैं बस एक नजर डालने जा रही हूँ, हो सकता है कि हुआंग फेंग के साथ वास्तव में कुछ हुआ हो। मैं एक नजर
डालूंगी फिर नीचे आऊंगी। जी मेंगजियाओ अपने दिल में खुद से कहती रही। हालांकि हुआंग फेंग के बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होने के कुछ समय बाद उसका सामना हुआ। तांग मुक्सुए की तरह ही उसने भी एक लड़की से एक लड़की में परिवर्तन पूरा किया। हुआंग फेंग के बेडरूम में महिला। हुआंग फेंग के बेडरूम में लड़ाई 3 से 4 घंटे तक जारी रही। हालांकि सुयुमो और बाकी टीम के पास 4 लोग थे, फिर भी वे हुआंग फेंग के लिए एक मैच नहीं थे। अंत में उनके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी, खासकर तांग मुक्सुए और जी मेंगजियाओ जो पहली बार लड़ रहे थे। उन्हें अपने शरीर में कहीं जलन महसूस हुई। तभी हुआंग फेंग को होश आया और उसने अपने चेहरे की ओर देखा। वह बिस्तर पर पड़ी थी और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। अगर यह केवल सुयुमो और बाई शियाओरो होता तो भी हुआंग फेंग इसे स्वीकार करने में सक्षम होता। ये दोनों उसकी औरतें थीं। अगर वह तांग मुक्सु को भी शामिल कर लेता तो भी सब ठीक रहता। सब कुछ। तांग मुक्सु को उससे बहुत पहले ही प्यार हो गया था और वह उसकी औरत बन गई थी। यह सिर्फ एक बात थी, समय की बात। हालांकि मौजूदा स्थिति यह थी कि न केवल वे तीनों एक ही समय पर मौजूद थे, वास्तव में एक और जी मेंगजियाओ मौजूद थी। किसी को यह जानना था कि भले ही उसने जी मेंगजियाओ को छेड़ा था, लेकिन उन दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी एक जोड़े के स्तर तक नहीं पहुंचा था। अब जी मेंगजियाओ की शक्ल देखकर यह स्पष्ट था कि वह पहले ही खुद को खो चुकी थी। इसने हुआंग फेंग को कुछ हद तक अप्रस्तुत कर दिया। यह दवा बहुत ज्यादा असरदार है। इस बार इसे वांग टोंगटोंग और वुहाओ ने वाकई मार डाला। हुआंग फेंग ने बिस्तर की हालत को देखा और अपने दिल में कहा। बेशक उसी समय उसे थोड़ा आराम भी महसूस हुआ। आखिरकार आम लोगों को ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल वांग टोंगटोंग और वुहाओ ने हुआंग फेंग को दवा दी थी। हालांकि यह बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह अभी तक इस चरण तक नहीं पहुंची थी। मुख्य कारण यह था कि हुआंग फेंग ने पहले इसे दबा दिया और सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसे एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। साथ ही हुआंग फेंग की साधना की गति हमेशा बहुत तेज थी। अभी भी कुछ छिपे हुए खतरे थे। इस बार जब उसे दवा से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा तो इसने हुआंग फेंग की साधना द्वारा छोड़े गए छिपे हुए खतरों को भी ट्रिगर कर दिया, ठीक वैसे ही जैसा कि बाई शियाओरो ने सोचा था। हुआंग फेंग पहले से ही पागल होने की कगार पर था। हालांकि इस बार यह बिना लाभ के नहीं था। इस घटना के बाद हुआंग फेंग के शरीर में छिपा खतरा समाप्त हो गया था। साथ ही उसका साधना स्तर भी एक कदम और करीब आ गया था और उसकी ताकत पहले से अधिक मजबूत हो गई थी। बेशक फसल की तुलना में इस घटना से जो नुकसान हुआ वह भी कम नहीं था। सामने की स्थिति को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था। हुआंग फेंगा कैसे हैं? बाई शियाओरो की आवाज सुनाई दी। तुरंत दूसरी लड़कियों ने हुआंग फेंग की और देखा। उनकी आंखों में अर्थ अलग अलग थे। हाँ, वह हुआंग फेंग स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था। उस समय मैं सोच नहीं पा रहा था। मैं अपने कामों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। एपिसोड 1213 हम जानते हैं, सुयुमो ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कमजोर और थोड़ी कर्कश थी, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह मुश्किल से आधी बात बैठने में कामयाब रही और उसने हुआंग फेंग से पूछा, हालांकि आप म्यूजू और मिंग जियाओ के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? चूंकि सुयुमो ने उन्हें कमरे के अंदर खींच लिया था, इसलिए सुयुमो को पता था कि उसका हुआंग फेंग के साथ भी रिश्ता था। हालांकि यह पहली बार था कि तांग मुक्सु और तांग मुक्सु को किसी और ने कमरे के अंदर खींच लिया था। इसके अलावा सुयुमो को पता था कि तांग मुक्सु को भी हुआंग फेंग पसंद है, इसलिए तांग मुक्सु के लिए इस मामले को संभालना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार जी मेंगजियाओ ने हमेशा कहा था कि उसे हुआंग फेंग पसंद नहीं है, लेकिन अब जब उसका हुआंग फेंग के साथ रिश्ता था, अगर जी मेंगजियाओ अभी भी अनिच्छुक है तो हुआंग फेंग सिर्फ मजबूत होगा। इसलिए अब हुआंग फेंग को तांग मुक्सु और जी मेंगजियाओ की समस्या को हल करने की जरूरत थी। बेशक सुयुमो को लगा कि यह पहले से ही एक छोटी सी समस्या थी कि उसे हुआंग फेंग की सेवा करने के लिए आने के लिए मजबूर किया
गया था, मैं उनके लिए जिम्मेदार होऊंगा, हुआंग फेंग ने दृढ़ता से कहा। उसे अभी पता चला था कि यह पहली बार था जब तांग मक्सू और जी मेंगजियाओ इस जोड़ी से मिले थे, और इससे हुआंग फेंग को दोषी महसूस हुआ, खासकर जब उसने उन्हें बिस्तर पर शक्तिहीन होकर लेटा हुआ देखा। हुआंग फेंग को और भी बुरा लगा। यह ठीक है, वैसे भी मैं लंबे समय से तुम्हारा आदमी बनने के लिए तैयार था। आज की बात वही है जो मैं चाहता था, तांग मुक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए तांग मुक्सू ने इस बारे में सोच समझकर काम किया था। आखिरकार जल्दी या बाद में वह हुआंग फेंग का आदमी बन जाएगा, और इस बार यह एक अच्छी बात कही जा सकती है। न केवल उसने उसकी इच्छा पूरी की थी बल्कि उसने हुआंग फेंग की मदद भी की थी। इसलिए जब उसने इस तरह से सोचा तो तांग मुक्सू ने इस बारे में सोच समझकर काम किया था। हालांकि जी मेंगजियाओ ने इसे इतनी आसानी से नहीं सोचा था। हालांकि वह जानती थी कि सुयुमो और सुयुमो ने जानबूझकर उसे और हुआंग फेंग को चिढ़ाया था, और भले ही हुआंग फेंग ने उसे चिढ़ाया था और ऐसा लग रहा था कि वह उसमें दिलचस्पी रखता है, जी मेंगजियाओ को अभी भी यह सब याद रखना बाकी था। उसका मन सच में जी मेंगजियाओ को भी हुआंग फेंग के बारे में कुछ एहसास था। अगर ऐसा न होता तो जब हुआंग फेंग ने उसे धोखे से रसोई में पहली बार चूमा था तो वह इतनी आसानी से इसे स्वीकार नहीं करती। इसके बजाय वह हुआंग फेंग को अपना शिष्य मानती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब था कि उसके दिल में अभी भी हुआंग फेंग की छाया थी। हालांकि भले ही उनके बीच एक छाया थी, फिर भी वह जानती थी कि उनके पास एक दूसरे के बारे में अच्छी धारणा थी। उसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन आज उसका हुआंग फेंग के साथ एक रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो दूसरों के सामने हुआ था। मेंग जियाओ, तुम क्या सोचते हो? पूछा। चूंकि एक तरफ उसका आदमी था और दूसरी तरफ उसका करीबी दोस्त सुयुमो स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि उनके बीच कुछ भी हो, अब जबकि उनका रिश्ता पहले ही विकसित हो चुका था। अगर जी मेंगजियाओ ने हुआंग फेंग को स्वीकार कर लिया तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। इसलिए सुयुमो ने जी मेंगजियाओ से बात करना जारी रखा। मेंगजियाओ, हुआंग फेंग एक अच्छा व्यक्ति है, कुछ प्रयास करने के अलावा वह एक अच्छा साथी भी है। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? वह बुरा नहीं है, लेकिन वह ऐसा भी नहीं हो सकता। यह मेरा पहला मौका है। मूल रूप से उसने यहाँ अपनी पहली बार के बारे में कई कल्पनाएं की थीं, लेकिन अंत में न केवल कोई और मौजूद था बल्कि हुआंग फेंग की हरकतें भी बहुत कठोर थीं, जिससे उसे जरा भी अन्याय महसूस नहीं हुआ। यह मेरा भी पहला मौका है। मेंग जियाओ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, तांग मुक्सू ने कहा। हालांकि अगर तुम वाकई हुआंग फेंग को पसंद करती हो तो उसे समझो, आखिरकार वह खुद को भी बराबर नहीं करना चाहता। हुआंग फेंग ने कृतज्ञता से तांग मुक्सू को देखा। वह जानता था कि तांग मुक्सू भी अपने दिल में अन्याय महसूस कर रहा होगा, लेकिन अभी उसकी मदद करने के लिए उसने यह सब सहन किया था और जी मेंगजियाओ को सांत्वना देने आया था। इससे हुआंग फेंग को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। जी मेंगजियाओ चुपचाप घूरता रहा, शायद खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए सुयुमो ने हुआंग फेंग से पूछा, हुआंग फेंग, अभी क्या हुआ? तुमने उसके फोन का जवाब भी नहीं दिया। सिस्टर जियाओ ने कहा कि तुम लगभग पागल हो गए थे। इसका क्या मतलब है? हुआंग फेंग को भी पता था कि जो कुछ हुआ था उसे स्पष्ट करने की निश्चित रूप से आवश्यकता थी आज रात, अन्यथा तांग मुक्सू और जी मेंगजियाओ के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि वे भी महसूस करेंगे थोड़ा अजीब। जियाओ रो गलत नहीं है, दरअसल हमें आज रात के खाने से शुरुआत करनी होगी, हुआंग फेंग ने बताया। लड़कियों ने वांग टोंगटोंग और अन्य लोगों के साथ खाना खाने के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसे नशीला पदार्थ दिया गया था उन्हें। उस समय मैंने उस दवा पर ध्यान नहीं दिया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वह दवा इतनी कारगर होगी। अत्याचारी, जिससे मेरे शरीर की आंतरिक शक्ति लगभग पागल हो गई। अगर मैं भंग नहीं हुआ होता, यदि मैंने समय रहते वह दवा ले ली होती तो मेरा शरीर फट जाता और मेरा मस्तिष्क जल जाता, हुआंग फेंग ने कहा। वांग टोंगटोंग, वही जो कल कंपनी में कलह बोने आया था? जी मेंगजियाओ ने कहा, हाँ यह वही है, मेरा उसके साथ पहले भी किसी तरह का रिश्ता था, हुआंग फेंग ने कहा। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में वांग टोंगटोंग के साथ
अपने रिश्ते को कबूल किया और आगे कहा, हालांकि जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है मैंने कभी उसके साथ फिर से जुड़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। अगर मुझे यह पहले पता नहीं चलता तो शायद हम आज रात यहाँ सो भी नहीं पाते। क्या यही नहीं है जो तुम चाहते हो? एक और औरत। जी मेंगजियाओ ने असहज स्वर में कहा। हुआंग फेंग को थोड़ा अजीब लगा जब उसने कहा, कोई बात नहीं, आज रात वास्तव में मेरी गलती है, इसका दोष तुम पर नहीं लगाया जा सकता। उस समय तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे। बाई शियाओरो ने कहा। हाँ, सुयुमो ने सिर हिलाते हुए कहा। हुआंग फेंग की व्याख्या सुनने के बाद सुयुमो का दिल बहुत बेहतर महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि तांग मुक्सुए भी ऐसा ही था। हालांकि हुआंग फेंग, तुमने अभी कहा कि तुम लगभग पागल हो गए थे, सुयुमो ने अचानक पूछा। हाँ मैं करता हूँ, हुआंग फेंग ने कहा और फिर बिस्तर पर अपने दाहिने हाथ की हल्की थपकी के साथ वह हवा में उड़ गया। हवा में और भी आगे बढ़ रहा था, उससे भी अधिक मजबूत, जो नौकरों ने सुयुमो और अन्य लोगों को दिखाया था। एपिसोड 1214 रहस्य उगल दो। क्या यह तुम्हारा कोई रहस्य है? सुयुमो ने कहा। वास्तव में सभी लड़कियां जानती थीं कि हुआंग फेंग के पास रहस्य हैं। शाओ बिंग और वू हाओ को हुआंग फेंग की क्षमता के बारे में पता था। सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना असंभव था। सुयुमो और लड़कियां कैसे नहीं समझ सकती थीं? वे हुआंग फेंग के बारे में और भी ज्यादा जानती थीं। बेशक इससे मैं और भी उलझन में पड़ गया। हुआंग फेंग हेवंस प्राइड ग्रुप का सुरक्षा गार्ड था, लेकिन करीब आधे साल में यह स्पष्ट रूप से संदेह के योग्य कारनामा था। इसके अलावा हुआंग फेंग ने यह भी कहा कि वह कारों के उत्पादन के लिए 5 बिलियन का निवेश करना चाहता था। यह 5 बिलियन था। सुयुमो और दूसरी लड़कियां कैसे संदिग्ध नहीं हो सकती थीं? हालांकि हुआंग फेंग पर पूर्ण विश्वास के कारण, इसलिए उन्होंने कभी हुआंग फेंग से ये सवाल नहीं पूछे थे। इसके बजाय वे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे लगा कि सही समय है और वह उन्हें बता देगा। अब ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही हुआंग फेंग की स्थिति के बारे में कुछ जानते थे। यह सही है, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा। फिर उसने अपने बिस्तर पर 4 लड़कियों को देखा। वे पहले से ही ऐसी थीं। हुआंग फेंग को लगा कि वह उनसे कुछ कह सकता है। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि आज का मौका बुरा नहीं था। हर कोई यहाँ था। आप लोग भी जानते हैं कि मेरे पास एक रहस्य है ना? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, हुआंग फेंग ने कहा। क्या यह उचित है? सुयुमो ने झिझकते हुए पूछा। हालांकि वह इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि हुआंग फेंग के साथ क्या हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट था कि हुआंग फेंग ने पहले यह नहीं कहा था। उसके पास अपने कारण होंगे, इसलिए सुयुमो नहीं चाहती थी कि हुआंग फेंग उन्हें सहज महसूस कराए। वह कुछ जोखिम भरा या ऐसा कुछ करेगा जो वह करने को तैयार नहीं था। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आप सभी मेरी महिलाएं हैं, जीवन भर महिलाएं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको जल्द या बाद में बताऊंगा, हुआंग फेंग ने कहा। मैंने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है, जी मेंगजियाओ ने असंतुष्ट होकर कहा। मेंगजियाओ, अब इसके बारे में सोचो। चूंकि हुआंग फेंग ने हमें पहले अपना रहस्य नहीं बताया था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य था। यह केवल उस व्यक्ति को बताया जा सकता था जो उसके करीब था। यदि आप भविष्य में हुआंग फेंग का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तो आपको यहाँ रहने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप अभी भी किसी अन्य व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं तो हम आपको केवल भेज सकते हैं, सुयुमो ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। सुयुमो ने यह बात हुआंग फेंग और जी मेंगजियाओ दोनों के लिए कही। अन्यथा अगर जी मेंगजियाओ को कुछ पता चल जाता जो उसे नहीं पता होना चाहिए, फिर अगर वह हुआंग फेंग के साथ नहीं रहना चाहती, उस समय हुआंग फेंग के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। उस समय कुछ बुरी चीजें हो सकती हैं। सुयुमो के बोलने के बाद तांग मुक्सु और बाई शियाओरो ने भी गंभीर भाव से जी मेंगजियाओ को देखा। जाहिर है उनके इरादे सुयुमो जैसे ही थे। चूंकि हुआंग फेंग अपने शरीर पर मौजूद चीजों को इतना महत्व देता था, इसलिए वह बाहरी लोगों को इसके बारे में नहीं
बता सकता था। मैं नहीं जा रही हूँ। जी मेंगजियाओ ने थोड़ा लाल चेहरा दिखाते हुए कहा। हालांकि उसने कुछ और नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि उसका क्या मतलब था। सुयुमो और दूसरी लड़कियां भी मुस्कुराईं। हुआंग फेंग भी बहुत खुश था। उसने जी मेंगजियाओ को छुआ। जी मेंगजियाओ अवचेतन रूप से कांप उठी। किसी को पता होना चाहिए कि वे अभी भी नग्न थे। हुआंग फेंग ने सीधे उसके शरीर को छुआ, भले ही वह अपना कौमार्य खो चुकी थी। हालांकि जी मेंगजियाओ को अभी भी इसकी आदत नहीं थी। तभी हुआंग फेंग ने देखा कि जी मेंगजियाओ की बाह पर कुछ हिस्से लाल थे और कुछ हिस्से बैंगनी। हुआंग फेंग ने एक पल सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा होना चाहिए कि वह अभी पागल अवस्था में था। उसने उसे चोट पहुंचाई थी। और हुआंग फेंग ने यह भी देखा था कि न केवल जी मेंगजियाओ के पास यह था, बल्कि अन्य लड़कियों के पास भी यह था। हुआंग फेंग ने जल्दी से अपराध बोध से कहा, माफ करना, मैंने अभी अभी आप लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं आपको ठीक होने में मदद करूंगा। इसके बाद हुआंग फेंग ने लड़कियों को ठीक होने में मदद करने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि बाई शियाओरो भी अपवाद नहीं थी। हालांकि बाई शियाओरो के पास ठीक होने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा थी, लेकिन उसकी गति हुआंग फेंग जितनी तेज नहीं थी। अरे वे सब गायब हो गए। यह वाकई जादुई है। मुझे लगा कि मुझे कुछ दिन आराम करना चाहिए इससे पहले कि मैं संभल जाऊं। जी मेंगजियाओ ने आश्चर्य से कहा। सुयुमो और दूसरी लड़कियां भी बहुत खुश थीं। आखिरकार अगर उनका शरीर नहीं चल सकता था ठीक होने के लिए, न केवल उनके लिए आगे बढ़ना असुविधाजनक होगा, बल्कि उन्हें सावधान भी रहना होगा। जब वे कपड़े पहनते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा अगर वे दूसरों को दिखें। मैंने बस आप लोगों को अपने शरीर को ठीक करने में मदद की और मैंने अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल किया। यह अलग है। जियाओरो ने पहले जो कहा था उससे यह पता चलता है, यह न केवल आंतरिक ऊर्जा है बल्कि जादू भी है। हुआंग फेंग कहा, जादुई शक्ति? बाई शियाओरो ने असमंजस में पूछा। सुयुमो और दूसरी लड़कियों के चेहरे पर भी यही भाव थे। आखिरकार वे चीन में ही पली बढ़ी हैं, इसलिए। हालांकि सुयुमो और दूसरी लड़कियों में पहले कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र में काफी टीवी शो और फिल्में देखी थीं। वे भी जानती थीं कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, लेकिन जादू क्या होता है। यह सही है, यह जादू है। कुछ पश्चिमी उपन्यासों में जादूगरों के पास जो चीजें होती हैं वे वास्तव में आंतरिक ऊर्जा के समान होती हैं। हुआंग फेंग ने कहा, तो तुम भी जादूगर हो? बाई शियाओरो ने पूछा। वह स्वाभाविक रूप से सुयुमो और दूसरी लड़कियों की तुलना में मार्शल आर्ट के बारे में अधिक जानती थी। हाँ देखो, हुआंग फेंग ने ऐसा कहा। उसके हाथ कांपने लगे। उसके दाहिने हाथ पर एक आग का गोला दिखाई दिया। सुयुमो और दूसरी लड़कियां आग के गोले का तापमान भी महसूस कर सकती थीं। जाहिर है यह आग का गोला नकली नहीं था, यह एक असली आग का गोला था। वह बहुत शक्तिशाली। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हुआंग फेंग से नफरत करती थी, वह और अधिक जिज्ञासु थी और उसकी पूजा कर रही थी। यह अग्नि जादू है, अग्निगोल जादू। इस जादू के अलावा मैं 10 से अधिक अन्य जादू भी जानता हूँ, हुआंग फेंग ने कहा। यह अविश्वसनीय है, सुयुमो ने चौंकते हुए कहा। आज उसने जो देखा उसने कुछ हद तक उसकी समझ को उलट दिया था। उसने हमेशा सोचा था कि वह एक तकनीकी दुनिया में रहती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में केवल आंतरिक शक्ति ही नहीं है, ये सभी चीजें विज्ञान के खिलाफ थीं। जादू के अलावा स्पोर्ट्स कार जो मैं आमतौर पर चलाता हूँ, दरअसल यह एक सस्पेंडेड स्पोर्ट्स कार है। दूसरे शब्दों में यह जमीन पर चल सकती है, यह हवा में भी चल सकती है और इसकी गति एक विमान से भी तेज है। हुआंग फेंग ने आगे कहा, क्या यह सच है? क्या वाकई कोई सस्पेंडेड स्पोर्ट्स कार है? तांग मुक्सू ने कहा, कुछ साइंस फिक्शन फिल्मों में ऐसी कार थी। उसने नहीं सोचा था कि वह असल जिंदगी में इसे देखने के लिए इतनी भाग्यशाली होगी। हाँ, लेकिन मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जिसके पास यह है। फिर उसने जी मेंगजियाओ की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहली बार मेरी कार देखी थी तो मैंने क्या कहा था?
अगर यह कार टूट जाती है तो आम लोग इसका खर्च उठा सकते हैं। जी मेंगजियाओ ने हुआंग फेंग की तरफ आंखें घुमाई। बेशक उसे याद था कि हुआंग फेंग ने क्या कहा था। उस समय उसने कहा, उस समय उसे कोई परवाह नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि हुआंग फेंग नहीं था शेखी बघारना। एपिसोड 1215 बॉक्स का रहस्य, तुम्हारी कार और जादू कैसे आया। बाई शियाओरो ने पूछा। यही वह बात थी जिसकी उसे परवाह थी। वह पहले भी बहुत उत्सुक थी। हुआंग फेंग को आंतरिक शक्ति कला और छह वाली दिव्य तलवार कैसे मिली। हालांकि क्योंकि हुआंग फेंग ने समझाने की पहल नहीं की इसलिए उसने नहीं पूछा। अब जबकि हुआंग फेंग ने उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था, बाई शियाओरो स्वाभाविक रूप से इस अवसर को चूकना नहीं चाहती थी। इस सब की शुरुआत मेरे इस साधारण स्टोरेज बॉक्स से हुई। हुआंग फेंग बिस्तर से उठे और स्टोरेज बॉक्स निकाला जो आसपास के वातावरण से कुछ अलग लग रहा था। स्टोरेज बॉक्स, इसका उन चीजों से क्या संबंध है जो तुमने प्राप्त की हैं? सुयुमो ने संदेह से पूछा। बाई शियाओरो ने छह शिराओं वाली दिव्य तलवार को स्टोरेज बॉक्स के बदले में बदले जाने की बात देखी थी, लेकिन उस समय उसने सोचा कि छह शिराओं वाली दिव्य तलवार को हुआंग फेंग ने खुद स्टोरेज बॉक्स में रखा था। इस स्टोरेज बॉक्स में कुछ खास नहीं था। हालांकि देखने से लगता है कि यह स्टोरेज बॉक्स कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसका इससे बहुत कुछ लेना देना है, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उसने हुआंग फेंग को इस स्टोरेज बॉक्स के चमत्कारी पहलुओं के बारे में बताया। फिलहाल इस स्टोरेज बॉक्स का जादू इसकी तीन खूबियों की वजह से था। एक्सचेंज, टेलीपोर्टेशन और एक्सचेंज फंक्शन। दरअसल जब तक एक फंक्शन था यह स्टोरेज बॉक्स एक दिव्य वस्तु थी, लेकिन इस स्टोरेज बॉक्स के तीन फंक्शन थे। यह वास्तव में इतना जादुई है। हुआंग फेंग द्वारा स्टोरेज बॉक्स का परिचय सुनने के बाद सभी लड़कियों ने जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ साधारण स्टोरेज बॉक्स को देखा। इस स्टोरेज बॉक्स का बाहरी स्वरूप पहले से ही कुछ हद तक क्षतिग्रस्त था। अगर वे इसे सामान्य रूप से देखते तो वे इसे दूसरी बार भी नहीं देखते, लेकिन यह इतना बदसूरत स्टोरेज बॉक्स था जिसका इतना चमत्कारी कार्य था। बेशक हुआंग फेंग मुस्कुराया और कहा, मैं कुछ छोटी चीजें डालता रहूंगा और उनके बदले जाने का इंतजार करूंगा। शराब बनाने का फार्मूला और सीवेज प्रसंस्करण उपकरण और वह निलंबित स्पोर्ट सकार वगैरह सब बदल दिए गए। जहां तक अदलाबदली की बात है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर नौकरानियां, उन सभी की अदलाबदली हुई थी। स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से वे सभी मेरे गुलाम थे। वे बहुत मजबूत हैं और वे नहीं करेंगे मुझे धोखा दो, इसलिए आप उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर कुछ है तो उन्हें जाने दो, इसे करें। इसका मतलब है जिन लोगों से आपने पिछली बार अपना खाता पंजीकृत करने में मदद मांगी थी, वे स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से भी आदान प्रदान किया गया। बाई शियाओरो ने उस मामले को याद किया कि हुआंग फेंग ने उसे 1 दर्जन लोगों को अपना खाता पंजीकृत करने में मदद करने के लिए कहा था। इसके बारे में सोचते हुए उन लोगों ने कहा, लोगों को स्टोरेज बॉक्स द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया गया था, इसलिए उसे समस्या को हल करने में मदद करने की जरूरत थी। घरेलू पंजीकरण समस्या, यह सही है, वे लोग भी गुलाम हैं जिनके बदले मैंने उन्हें खरीदा था। हालांकि उनकी तरफ मत देखो, उन पर हमला किया गया। वे सभी शीर्ष वैज्ञानिक हैं, वे काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन निश्चित रूप से कीमत यह भी सस्ता नहीं है। मूल रूप से औसतन हर किसी को 100 मिलियन RMB से ज्यादा की जरूरत होती है। हुआंग फेंग ने कहा, अगर वे वास्तव में इतने सक्षम हैं तो कीमत 100 मिलियन है। सुयुमो ने कहा, वे अदूरदर्शी लोग नहीं थे, वे सभी प्रतिभा के महत्व को जानते थे। अगर उन लोगों में वास्तव में क्षमता थी तो 100 मिलियन वास्तव में महंगा नहीं था। यह महंगा नहीं है, मुझे लगता है कि यह इसके लायक है, हुआंग फेंग ने कहा। उन प्रतिभाओं का आदान प्रदान कुछ समय पहले ही हुआ था। उन्होंने पहले ही सीवेज प्रसंस्करण तकनीक में सुधार किया था जो हुआंग फेंग के पास पहले से थी। वे अभी भी मजबूत हैं। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जिसे उन
ने वास्तविक दुनिया में उपकरणों का उपयोग करके विकसित किया था। हुआंग फे ने सर्वनाश से बहुत सारा पैसा छीनने के बाद उनके लिए स्टोरेज बॉक्स से बहुत सारे उन्नत उपकरण भी बदले थे। उसके बाद उन्हें विश्वास था कि उनके शोध के परिणाम और भी बेहतर होंगे, तो फिर तुम्हारा पैसा भी स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से कमाया गया था? तांग मुक्सू ने पूछा। हाँ, हुआंग फेंग ने कहा, एक स्थानिक क्षेत्र में कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद मुझे उस स्थानिक क्षेत्र में ले जाया जाएगा। उन स्थानिक क्षेत्रों में मैं कुछ संपत्तियां खरीदूंगा, विशेष रूप से वे जो वास्तविकता में मौजूद हैं लेकिन वहां नहीं हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्थानों में जहां ठंडे हथियारों की कमी है, मैं उन स्थानों में कुछ तलवारें और कृपाण भेजूंगा। साथ ही मेंगजियाओ और अन्य लोगों से खरीदे गए सौंदर्य प्रसाधन भी अन्य स्थानों पर भेजे गए। उन स्थानों में सौंदर्य प्रसाधनों की बहुत आवश्यकता होती है। 10 गुना या 100 गुना मुनाफा संभव है। सुयुमो और दूसरी लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। अगर हुआंग फेंग ने जो कहा वह सच था तो अन्य जगहों पर इन चीजों की कमी थी और केवल हुआंग फेंग के पास ही ये चीजें थीं। हुआंग फेंग पूरी तरह से एकाधिकार की स्थिति में था और एक बार एकाधिकार बन जाने के बाद यह निश्चित था कि वह पैसा कमा पाएगा, लेकिन यह केवल इस बात पर निर्भर करता था कि कितना। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी जल्दी पैसा कमा लेते हैं। इतना बड़ा खाली बाजार है, अगर आप पैसा नहीं कमा पाते तो यह अजीब होगा जी। मेंगजियाओ ने कहा, तो मैं अन्य स्थानों के माध्यम से पैसा कमाता हूं। मैं वहां से कमाए गए पैसे के साथ साथ स्टोरेज बॉक्स से प्राप्त तकनीकों का भी उपयोग करता हूं। मेरे पास वास्तविक जीवन में सभी प्रकार की कंपनियों को स्थापित करने के लिए धन और तकनीकों की कमी नहीं है। जब वे कंपनियां विकसित होंगी तो यह केवल समय की बात होगी। इसलिए यही कारण है कि मैं यूमो की मां के अनुरोध पर इतना आश्वस्त था। हुआंग फेंग ने कहा, उन फंडों और प्रौद्योगिकियों और कुछ कनेक्शनों के साथ। सुयुमो ने कहा, खुशी से पहले अब ऐसा लगता था कि हुआंग के लिए ये अनुरोध बहुत मुश्किल नहीं थे। फेंग, क्या धन के स्रोत का पता चल गया है? बाई शियाओरो ने कहा, हाँ, स्टोरेज बॉक्स बहुत शक्तिशाली है। दूसरों को केवल इतना पता है कि मेरा पैसा था विदेशी खातों से ट्रांसफर किया गया, इसका स्रोत पता लगाना असंभव है। हुआंग फेंग कहा, तो क्या आपके लिए किसी अन्य स्थानिक क्षेत्र में टेलीपोर्ट करना खतरनाक है? तांग मुक्सुए ने पूछा, चिंतित होकर। दूसरी लड़कियों के चेहरे पर भी यही भाव थे। हालांकि वे सभी उम्मीद कर रही थीं कि हुआंग फेंग अधिक पैसा कमा सकते थे और अपने परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते थे। हालांकि वे जाहिर है वे हुआंग फेंग की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित थे। यह ठीक है, अन्य स्थान वास्तव में काफी खतरनाक हैं। हालांकि अगर मैं किसी अन्य स्थानिक क्षेत्र में मरता हूं तो मुझे केवल वापस टेलीपोर्ट किया जाएगा। मैं वास्तव में किसी अन्य स्थान पर नहीं मरूंगा। अगर मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं मरता, अधिक से अधिक मैं वहां 1 साल तक रहूंगा। इसके अलावा चाहे मैं अन्य स्थानों पर कितने भी समय तक रहूं, वास्तव में पलक झपकते ही मैं पहले ही कई बार टेलीपोर्ट हो चुका हूं। मैं अन्य आयामों में भी कई बार मर चुका हूं। वास्तव में आप इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाएंगे, है ना? हुआंग फेंग ने कहा। सुयुमो और दूसरी लड़कियों ने सिर हिलाया। उनके अनुसार हुआंग फेंग वास्तव में लंबे समय से कभी नहीं गया था, अन्य वे पहले ही असामान्यता का पता लगा सकते थे। एपिसोड 1216 मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूँ। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। जी मेंगजियाओ ने अचानक पुकारा, मेंगजियो तुम्हें क्या हुआ? मैं हैरान थी। सुयुमो ने जी मेंगजियाओ से कहा, हुआंग फेंग बहुत ही घृणित है। उसने वास्तव में बहुत सारी गोपनीय बातें कही हैं। ये बातें उसके विकास की नींव हैं। वह निश्चित रूप से उन्हें लीक नहीं होने देगा। अब जब मुझे इसके बारे में पता चला है तो वह निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देगा। हुआंग फेंग वास्तव में एक बुरा आदमी है। जी मेंगजियाओ ने कहा, बढ़िया, तुम अभी भी जाने की हिम्मत कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। हुआंग फेंग ने क्रूर और निर्दयी होने का नाटक किया। उसने जी मेंगजियाओ की छाती को छुआ और जी मेंगजियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेंगजियाओ एक बात के बारे में सही है,
हुआन फेंग का स्टोरेज बॉक्स वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हम बाहरी लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकते, यहाँ कोई भी किसी को नहीं बता सकता कि आज क्या हुआ। यह हुआन फेंग के विकास और उसकी सुरक्षा से संबंधित है, सुयुमो ने कहा। फिर उसने जी मेंगजियाओ को देखा और कहा, मेंगजियाओ, मैं आपको चुनने का मौका देना चाहती थी, लेकिन अब आप इस मामले के महत्व को समझते हैं। भले ही हुआन फेंग आपको जाने देने के लिए सहमत हो, हम सहमत नहीं होंगे। क्या आप समझती हैं? हाजी मेंगजियाओ ने सिर हिलाया, फिर हुआन फेंग की ओर देखा और कहा, यह बुरा आदमी, मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगी। क्या हम एक जैसे नहीं हैं? सुयुमो ने अपनी बहनों की ओर देखा और कहा, वह समझ गई। अब जब उन्हें हुआन फेंग के स्टोरेज बॉक्स के बारे में पता चल गया है तो पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है, अन्यथा हुआन फेंग का तो जिक्र ही न करें, कोई और इसकी अनुमति नहीं देता। हालांकि स्टोरेज बॉक्स के साथ लड़कियों को लगा कि उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया है। उनके पास एक सामान्य रहस्य था और वे सभी इसे जानती थीं। वे अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी हुआन फेंग को नहीं छोड़ पाएंगी। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से घुल-मिल जाएंगी। आप दोनों को एक साथ पाकर मुझे लगता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में आकाशगंगा को बचाया था, हुआन फेंग ने कुछ भावुक होकर कहा। मुझे डर है कि यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं है न? जी मेंगजियाओ ने कहा, कल तुम्हारा पहला प्यार मुझे फोटो दिखाया। क्या फोटो में जो व्यक्ति है वह भी आपकी महिला नहीं है? इससे पहले जी मेंगजियाओ ने केवल हुआन फेंग को फोटो दिखाया था और सुयुमो को नहीं बताया था जू शियायू के बारे में, लेकिन अब उसकी पहचान अलग थी। अब जब वह हुआंग बन गई थी फेंग की महिला, इस मामले के प्रति उसका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अलग था। हाँ, हुआंग फेंग ने कहा, फिर सुयुमो की ओर देखा और कहा, मैं मूल रूप से आपसे बात करने का मौका ढूंढना चाहता था। तुम्हारे आसपास की औरतें वाकई अनंत हैं, सुयुमो ने हुआंग फेंग की ओर आंखें घुमाते हुए कहा। इस बार तुम्हारी पहचान क्या है और तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? हुआंग फेंग के जादुई स्टोरेज बॉक्स को जानने के बाद सुयुमो पहले से ही समझ गई थी हुआंग फेंग को इस जीवन में असाधारण होना तय था और उसे सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। इसके अलावा सुयुमो यह भी जानती थी कि वह अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी हुआंग फेंग को नहीं छोड़ पाएगी, इसलिए उसने उसे जाने देने का फैसला किया। हुआंग फेंग ने जू शियायू की स्थिति को अजीब तरीके से पेश किया, जिससे सुयुमो को थोड़ी जलन हुई। हालांकि वह पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी थी कि हुआंग फेंग की एक और महिला थी, लेकिन जू शियायू हुआंग फेंग की पहली महिला थी, इसलिए वह अभी भी थोड़ी ईर्ष्यालु थी। हालांकि उसने जल्दी ही यह समझ लिया, चूंकि वह इस मामले को रोक नहीं सकती थी, इसलिए वह इस पर सोचेगी। इसके अलावा उसे इसे कैसे व्यक्त करना चाहिए। वह सतह पर हुआंग फेंग की महिला भी थी। हुआंग फेंग का मुख्य महल, चाहे हुआंग फेंग के पास कितनी भी महिलाएं हों, वह उसकी सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। अन्य महिलाएं उसके सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगी। बस इतना ही काफी था। आप उसे हमारे पास कब लाएंगे? सुयुमो ने पूछा। हुआंग फेंग ने भी राहत की सांस ली। सुयुमो ने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि उसने जू शियायू के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। हालांकि उसने सोचा था कि सुयुमो भी इसे स्वीकार कर लेगी। हालांकि जब सुयुमो ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया तब भी हुआंग फेंग ने राहत की सांस ली। हालांकि चूंकि उसने पहले ही उसे जू शियायू के बारे में बता दिया था, इसलिए हुआंग फेंग ने सुयुमो को उस पहली महिला के बारे में बताने की योजना बनाई जिसके साथ उसने अपने रिश्ते की पुष्टि की थी। आप सभी अपने कपड़े पहन ले, मैं आप सभी को एक जगह ले जाऊंगा, हुआंग फेंग ने कहा। 0.20 केबी, तुम क्या बात कर रहे हो? हमारे कपड़े तुमने फाड़ दिए, तांग मुक्सू ने हुआंग फेंग से कहा। हुआंग फेंग ने उनके नग्न शरीर देखे और थोड़ा आवेगपूर्ण महसूस किया। सुयुमो ने हुआंग फेंग की आंखों को देखा और ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ में आ गया है। उसने जल्दी से कहा, हुआंग फेंग, तुमने हमें सिर्फ तकलीफ ही नहीं दी, हम अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। हुआंग फेंग को थोड़ा अजीब लगा। प्रथम श्रेणी राज्य में प्रवेश करने के बाद उस क्षेत्र में उनकी क्षमता, वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। साथ ही आज रात वह बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए उसने सुयुमो और अन्य लोगों को
भी चोट पहुंचाई थी। यह स्पष्ट था कि वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। हुआंग फेंग अब और सहन नहीं कर सकता था। उसके बाद हुआंग फेंग उनके कमरे में गया और उनमें से प्रत्येक को अपने कपड़े पहनने में मदद की। बहुत ज्यादा कपड़े नहीं लिए, वैसे भी वह बाहर नहीं गया था, इसलिए हुआंग फेंग ने केवल उनके कपड़े लिए। पजामा, क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तुम लोगों को एक जगह ले चलूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम लोग जा पाओगे या नहीं, हुआंग फेंग ने कहा। उसके बाद हुआंग फेंग ने सु लुमो और जी मेंगजियाओ के हाथों को एक एक करके पकड़ लिया। फिर उसका मन बदल गया, वह जहां था वहां से गायब हो गया। उसके पीछे सु लुमो और जी मेंगजियाओ भी थे, वे गायब हो गए। तांग मुक्सू ने सु लुमो और जी मेंगजियाओ को देखा जो अचानक गायब हो गए थे और होश में आने में असमर्थ लग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है इस समय बाई शियाओरो के दिल में तांग मुक्सू से कम सदमा नहीं था। अभी इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, हुआंग फेंग और अन्य लोग पहले ही गायब हो चुके थे। जाहिर है हुआंग फेंग ने सु लुमो और बाकी लोगों को दूर लाने के लिए किंग गोंग का इस्तेमाल नहीं किया था। यह टेलीपोर्टेशन के समान एक क्षमता थी, जबकि दोनों अभी भी सदमे में थे। हुआंग फेंग फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस समय उसके साथ सु लुमो और जी मेंगजियाओ नहीं थे। ऐसा लगता है कि यह संभव है। हुआंग फेंग मुस्कुराया और तांग मुक्सुए और बाई शियाओरो से कहा, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं हूँ, बाई शियाओरो ने सिर हिलाया और कहा। उसके बाद हुआंग फेंग ने वही किया। उसने तांग मुक्सू और बाई शियाओरो को लिया और विला से बाहर निकल गया। इस समय विला में केवल नौकर थे। हुआंग फेंग और अन्य लोग पूरी तरह से गायब हो गए थे। जब तांग मुक्सू और बाई शियाओरो ने फिर से आसपास का नजारा देखा तो उन्हें पता चला वे किसी विला के हॉल में थे। यह स्पष्ट रूप से वह विला नहीं था जिसमें वे पहले थे। सु लुमो और जी मेंगजियाओ जो उनसे पहले पहुंच गए थे, यहाँ के माहौल का जायजा ले रहे थे। हुआंग फेंग, यह कहाँ है? सु लुमो खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी जब उसने हुआंग फेंग को फिर से आते और तांग मुक्सुए और बाई शियाओरो को साथ लाते देखा। यह मेरे और अन्य स्थानिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण स्टेशन है। यह एक और स्थानिक क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में हम अब पृथ्वी पर नहीं हैं, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एपिसोड 1217, वह अब पृथ्वी पर नहीं है। सु लुमो ने चौंक कर कहा, और दूसरी लड़कियों के चेहरे पर भी यही भाव थे। अभी वे सभी पृथ्वी पर ही थीं उसके विला में, लेकिन पलक झपकते ही वे पहले ही पृथ्वी छोड़ चुकी थीं। अरे, मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकती? इस समय जी मेंगजियाओ पहले ही हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। उसने विशाल दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह दरवाजा खोलने में असमर्थ थी। यह स्थान वास्तव में पृथ्वी नहीं है, यह एक आयाम स्थान है, हुआंग फेंग ने कहा। जहां तक उस दरवाजे की बात है, मैं उसे भी नहीं खोल सकता। मैं यहाँ कुछ समय से हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। मुझे यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? जी मेंगजियाओ चिंता के भाव के साथ हॉल में लौटी। यह जगह बहुत अच्छी है। अगर आप असल जिंदगी में किसी खतरे में हैं, तो आप इस जगह का इस्तेमाल अपने भागने के रास्ते के रूप में कर सकते हैं, बाई शियाओरो ने अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। यह कुछ ऐसा था जो उसके पेशे से तय होता था। इसके अलावा वह जानती थी कि जैसे जैसे हुआंग फेंग मजबूत और बेहतर होता जाएगा, उसकी ओर नजर रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, और यह गारंटी देना मुश्किल था कि इनमें से ज्यादातर लोगों के मन में हुआंग फेंग के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं होगी। और इस आयामी क्षेत्र के विला के अस्तित्व के साथ हुआंग फेंग अजेय था। जिस क्षण उसे खतरे का पता चलता, वह यहाँ छिप सकता था और इस तरह वह वास्तविक दुनिया में कई खतरों से बच सकता था। यह सही है, हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। वास्तव में मैं आप सभी को आज यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि देख सकूं कि क्या मैं वास्तविकता से लोगों को यहाँ ला सकता हूँ। परिणाम बुरा नहीं है, क्या यह सिर्फ एक कारण है? अन्य कारणों के बारे में क्या? तांग मुक्सू ने कहा। अन्य कारणों से? जैसे ही उसने यहाँ तक कहा, हुआंग फेंग थोड़ा असहज हो गया और बोला, मैं आप सभी को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, महिलाएं।
सुयुमो ने पूछा। हाँ, हुआंग फेंग ने अपना सिर खुजाते हुए शर्मिंदगी से कहा। वह महिला जो आपको अन्य स्थानों पर मिली। जी मेंगजियाओ ने कहा। इस बिंदु के संबंध में कुछ महिलाएं आश्चर्यचकित नहीं थीं। वास्तव में हुआंग फेंग के पास पहले से ही बहुत सारी महिलाएं थीं और हुआंग फेंग हर बार एक दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो रहा था, इसलिए यह अजीब नहीं होगा अगर अन्य स्थानों में महिलाएं हो। हाँ, हुआंग फेंग ने कहा। उसका नाम निंग वुशुआंग है। वह बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर उसे यहाँ ले आओ। इस बारे में बात करते हुए मैंने पहले कभी किसी अन्य स्थान से किसी को नहीं देखा। क्या वे हमारे जैसे ही दिखते हैं या वे बहुत अलग हैं? सुयुमो ने कहा। हम एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, हुआंग फेंग ने कहा। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां की भाषा पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। हालांकि स्टोरेज बॉक्स मुझे भाषा के भीतर सभी जगहों को समझने में मदद कर सकता है, इसलिए संचार के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। तो फिर यह निंग वुशुआंग कौन सी भाषा बोल रहा है? क्या हम नहीं समझते? तांग मुक्सू ने पूछा। बिल्कुल नहीं, हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह चीनी भाषा में भी बोलती है, जो कि एक संयोग है। इसके अलावा वहाँ का इतिहास और संस्कृति कई पहलुओं में वास्तविकता में चीनी के समान है, हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को बुलाते हुए कहा। हालांकि हुआंग फेंग को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसे अपने बुलावे का जवाब नहीं मिला और निंग वुशुआंग हमेशा की तरह उसके सामने नहीं आया। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? हुआंग फेंग को उदास देखकर सुयुमो ने पूछा। हालांकि वह हुआंग फेंग और अन्य महिलाओं में दिलचस्पी रखता था, लेकिन यह देखकर कि हुआंग फेंग मुसीबत में पड़ गया है, सुयुमो चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर जब मैं वुशुआंग को आने के लिए कहता हूँ तो वह आ जाती है। हालांकि जब मैंने उसे अभी बुलाया तो उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, हुआंग फेंग ने कहा। क्या वह सो गया होगा? हो सकता है कि उनके यहाँ भी रात हो गई हो, सुयुमो ने कहा। यह भी संभव है, हुआंग फेंग ने कहा। निंग वुशुआंग के स्थान और वास्तविकता के बीच समय का अंतर था और उस समय रात हो चुकी थी, इसलिए निंग वुशुआंग की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी। निंग वुशुआंग शायद सो गया था। यही वजह थी कि उसने हुआंग फेंग के बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे अगली बार आने दो, हुआंग फेंग ने कहा। हाँ, सुयुमो ने कहा। चूंकि वह पहले से ही हुआंग फेंग की औरत थी तो वे देखेंगे। यह निंग वुशुआंग जल्द या बाद में यह सही है। चूंकि मैंने आज बहुत सारी बातें कही हैं, इसलिए मैं इसे एक टिप्पणी से बदल सकता हूं। स्टोरेज बॉक्स से खेती की तकनीक जो लड़कियों के लिए उपयुक्त है। यदि आपके पास समय है तो यदि आप इसकी खेती कर सकते हैं तो यह आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होगा, हुआंग फेंग ने कहा। क्या हम भी प्रशिक्षण ले सकते हैं? मैंने इसे टीवी पर देखा है और कहा है कि ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू से ही शुरू होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके मेरिडियन अवरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए यह मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं है। जी मेंगजियाओ ने तुरंत कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे मार्शल आर्ट में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ जानते होगे, हुआंग फेंग ने हंसते हुए कहा। सामान्य कौशल के लिए निश्चित रूप से इसे युवावस्था से ही विकसित करना बेहतर है। हालांकि स्टोरेज बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सभी प्रकार की रहस्यमय चीजें। जब तक आपके पास पैसा है, आप निश्चित रूप से उन खेती तकनीकों के लिए विनिमय करने में सक्षम होंगे जो आपकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और बदल लो, जी मेंगजियाओ ने आग्रह किया। हुआंग फेंग, क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से आपकी त्वचा खराब हो जाएगी? तांग मक्सू ने चिंतित होकर कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता कि जियाओ रो काफी अच्छा कर रही है? उसने कई सालों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, हुआंग फेंग ने कहा। इसके अलावा जब मैं चुनूंगा तो मैं ध्यान दूंगा। यह अच्छी बात है, तांग मुक्सुए ने कहा। उसके बाद हुआंग फेंग स्टोरेज बॉक्स की एक्सचेंज शॉप में घुस गया और चीजों का चयन करना शुरू कर दिया। अंत में उसने द मिस्टिक मेडेन सूत्र नामक एक पुस्तक चुनी और अपने गुप्त शास्त्रों की साधना शुरू कर दी। यही है, हुआंग फेंग ने लड़कियों को वह साधना गुप्त शास्त्र दिया जिसकी कीमत उन्हें 1 अरब से भी अधिक थी और कहा, वर्णन के अनुसार यह महिलाओं के लिए उपयुक्त साधना
तकनीक है। इस तकनीक का लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद न केवल गुप्त शास्त्र आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और योद्धा बनेगा, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन काल को लंबा करने और हमेशा जवान बने रहने का भी होगा। हमेशा जवान। हुआंग फेंग का परिचय सुनकर कुछ लड़कियों की आंखें चमक उठीं, यहाँ तक कि बाल शियाओरो, जिसने पहले से ही 7 ग्रहों की अजेय साधना विधि की साधना की थी, उसकी भी यही प्रतिक्रिया थी। सभी महिलाएं अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित थीं, इसलिए वे इस तरह की साधना तकनीक में अत्यधिक रुचि रखती थीं जो उन्हें युवा और जवान बना सकती थी। इस प्रकार चारों लड़कियों ने हुआंग फेंग के हाथों में गुप्त शास्त्र ले लिया। उसके बाद उन्होंने हुआंग फेंग की परवाह नहीं की और चर्चा करने और उससे सीखने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। अगर कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती थी तो वे बाई शियाओरो से पूछते थे। एपिसोड 1218 पुश करने का समय। ज़ियोरो, तुम भी इस कौशल का अभ्यास कर सकती हो। यह उस कौशल से संघर्ष नहीं करता जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। हुआंग फेंग ने देखा कि बाई शियाओरो भी रुचि रखती है, इसलिए उसने उससे कहा। इस गुप्त शास्त्र के परिचय के अनुसार इस गुप्त शास्त्र की साधना केवल महिलाओं द्वारा ही की जा सकती है। यदि यह पुरुष साधना होती तो प्रगति बहुत धीमी होती। बेशक इस कमजोरी के साथ इसके अपने फायदे भी हैं, अन्यथा यह 100 मिलियन से अधिक मूल्य का नहीं होगा। जो यह था कि इस साधना तकनीक को किसी भी अन्य साधना तकनीक के साथ एक ही समय में साधना किया जा सकता है और यह किसी भी संघर्ष का कारण नहीं होगा। इसके अलावा यह साधना तकनीक एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी। इसकी साधना गति भी बहुत तेज थी। सच में? बाई शियाओरो ने आश्चर्य से हुआंग फेंग को देखा और कहा। वह अभी भी सोच रही थी। उसने सोचा कि क्या उसे अपनी वर्तमान आंतरिक ऊर्जा को फैलाना चाहिए और फिर उस पुस्तक की खेती करनी चाहिए जिसे हुआंग फेंग ने बदल दिया था। हालांकि वह थोड़ी झिझक रही थी। आखिरकार हर बार जब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को फैलाती है तो इसका असर उसके शरीर पर पड़ता है। इसके अलावा उसकी आंतरिक ऊर्जा के लिए इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। आंतरिक शक्ति जो उसकी चरम स्थिति से भी अधिक थी, बस ऐसे ही बिखर गई। वह इससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, हुआंग फेंग ने कहा। बहुत बढ़िया। बाई शियाओरो ने खुशी जताई। उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में रुचि थी। वह दूसरी लड़कियों से ज्यादा ताकतवर थी और अब उसके पास ऐसा हुनर था जिससे वह अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकती थी। एक हुनर जो उसे अपनी खूबसूरती बनाए रखने की अनुमति दे सकता था, वह था सीक्रेट स्क्रिप्चर। ओह ठीक है हुआंग फेंग, क्या आपने हमें पहले एक औषधीय कारखाना स्थापित करने के लिए कहा था, क्योंकि आप स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से कुछ औषधीय फार्मूले के लिए कुछ औषधीय फार्मूले का आदान प्रदान करना चाहते थे। सुयुमो को अचानक कुछ याद आया और उसने हुआंग फेंग से कहा, यह सही है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में अभी भी कई बीमारियां हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं स्टोरेज बॉक्स से कुछ फार्मूलों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। इन बीमारियों का इलाज करके इस तरह से हम फिर से पैसा कमा सकते हैं, साथ ही हम वास्तविक दुनिया में असाध्य बीमारियों की संख्या को कम कर सकते हैं। यह एक जीत वाली स्थिति है। ठीक है, यह वास्तव में एक जीत की स्थिति है। सुयुमो ने सहमति व्यक्त की और साथ ही वह भी दिल से बहुत खुश थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे वाकई गलत पसंद नहीं है। व्यक्ति हुआंग फेंग ने इस स्टोरेज बॉक्स को प्राप्त करने के बाद वह इतना स्वार्थी नहीं बन गया। वह उसे सिर्फ खुद पैसे कमाने की चिंता थी। जब वह पैसे कमा रहा था तो वह यह भी चाहता था कि दूसरों को लाभ पहुंचाना। यह बहुत दुर्लभ था। वास्तव में मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, मुझे उन्हें धीरे धीरे साकार करने के लिए समय चाहिए। हुआंग फेंग ने कहा, हम उन्हें साकार करने में आपकी मदद करेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपका समर्थन करेंगे। सुयुमो हुआंग फेंग को देखा और कहा। इस समय हुआंग फेंग उसके दिल में था, वह कोई नहीं था। अब वह एक साधारण प्रेमी नहीं रहा। उसके मन में उसके लिए बहुत प्रशंसा भी पैदा हो गई थी। हाँ, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया।
सुयुमो और अन्य लोगों के समर्थन से उसे और अधिक प्रेरणा मिलेगी। वे कुछ समय के लिए वैकल्पिक आयाम के विला में रहे और फिर एक साथ वास्तविकता में लौट आए, क्योंकि जब वे वैकल्पिक आयाम के विला में थे तो वैकल्पिक आयाम में समय अब नहीं रुकेगा। इसलिए जब हुआन फेंग और अन्य लोग वास्तविक दुनिया में लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों न हम सब रात को यहीं सो जाएं? अपने कमरों में वापस मत जाओ, हुआन फेंग ने कहा। नहीं, सुयुमो ने शर्म से कहा। पहले वह जानती थी कि हुआन फेंग का शरीर अलग था, इसलिए वह हुआन फेंग की पिछली हरकतों को समझ सकती थी, लेकिन अब हुआन फेंग सामान्य हो गया था। वह चाहती थी कि सुयुमो और दूसरी लड़कियां उसके साथ सोए। वह फिलहाल इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। मुजू और मेंग जियाओ रुक सकते हैं, यूमो और मैं पहले निकलेंगे, बाई शियाओरो ने भी कहा। हाँ, उन्हें रहने दो, सुयुमो ने भी कहा। वह जानती थी कि यह तान मुक्सू और जी मेंगजियाओ का आज पहला मौका था। कोई बात नहीं, उसे हुआन फेंग को उनके साथ और अधिक समय तक रहने देना चाहिए। सुयुमो के बोलने के बाद वह बाई शियाओरो के साथ चली गई। तांग मुक्सू और जी मेंगजियाओ भी थोड़े शर्मीले थे और चले जाना चाहते थे, हालांकि उन्हें हुआन फेंग ने पकड़ लिया। तुम दोनों को भागने की जरूरत नहीं है, तुम आज यहाँ रह सकते हो। नहीं, अब वह पहले जैसी सख्त नहीं रही। उसने हुआन फेंग की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। मुझे सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाना है। अपने कमरे में वापस जाओ, तुम यहाँ सो सकते हो। हुआन फेंग ने ऐसा कहने के बाद उसने दोनों लड़कियों को एक एक करके बिस्तर पर धकेल दिया। फिर टॉवर मास्टर और वे चले गए, दोनों को जाने नहीं दिया। तांग मुक्सू ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसके दिल में पहले से ही हुआन फेंग था। वह आज के मामले के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी अप्रत्याशित थी, लेकिन कुल मिलाकर इसमें बहुत अंतर नहीं था। इसलिए तांग मुक्सू ने जाने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने हुआन फेंग की बाहों में अपनी नींद की स्थिति को समायोजित किया। उसने एक आरामदायक स्थिति पाई और हुआन फेंग से कहा, हुआन फेंग, मेंगजियाओ और मैंने आज ऐसी परिस्थितियों में इसे आपको दिया। आप हमें ऐसा करने नहीं दे सकते। भविष्य में ऐसा न करें, अन्यथा हम आपको जाने नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ? बात बस इतनी है कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मैं नहीं जाऊंगा, इससे सहमत हो जाओ। हुआन फेंग ने कहा, चिंता मत करो, इस जीवन में मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। इसके अलावा उस स्टोरेज बॉक्स के साथ हमारा भविष्य का जीवन लंबा हो जाएगा। हमारे लिए यह कोई समस्या नहीं होगी। कुछ 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। नहीं, जी मेंगजियाओ ने कहा। उस समय उसका चेहरा झुर्रियों से भरा होगा। यह होगा उसके लिए इतने लंबे समय तक जीवित रहना अर्थहीन है। झुर्रियां ये तो होती ही नहीं। हुआन फेंग मुस्कुराया और बोला, मेरे रहते हुए क्या मैं अभी भी तुम लोगों के चेहरे पर झुर्रियां पैदा कर सकता हूँ? यह सही है, वह स्टोरेज बॉक्स बहुत जादुई है। कुछ तो होगा जो हमें झुर्रियां नहीं आने देगा। तांग मुक्सू ने आश्चर्य से कहा। यहाँ तक कि जी मेंगजियाओ का चेहरा भी उत्साह से भरा हुआ था। एक महिला की उपस्थिति का महत्व कुछ ऐसा था जिसे हुआन फेंग पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। यह सही है, हुआन फेंग ने कहा। ठीक है, देर हो रही है, चलो जल्दी आराम करते हैं। मूल रूप से हुआन फेंग दोनों लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता था, हालांकि यह स्पष्ट था कि दोनों लड़कियां अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। यह उनका पहला मौका था। इसके अलावा हुआन फेंग की हरकतें आज बहुत हिंसक थीं, इसलिए उन दोनों को अभी पूरी तरह से ठीक होना बाकी था। इसलिए हुआन फेंग केवल अभिनय कर सकता था। लगता है मुझे जल्द से जल्द उनकी साधना में मदद करनी चाहिए। हुआन फेंग ने अपने दिल में सोचा, किसी को पता होना चाहिए कि साधना करने के बाद न केवल कोई अपने शरीर को मजबूत कर सकता है बल्कि अपने शरीर को भी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा उनकी रिकवरी क्षमता भी बहुत मजबूत थी। यह बिंदु हुआन फेंग पहले से ही बाई शियाओरो से महसूस कर सकता था कि युद्ध में उसकी सहन शक्ति सुयुमो की तुलना में बहुत मजबूत थी। इसके अलावा युद्ध के बाद उसकी रिकवरी की गति भी सुयुमो की तुलना में बहुत तेज थी। इस प्रकार वह साधना के लाभों को देख सकता था। मूल रूप से हुआन फेंग ने अगले दिन विदेश जाने की योजना बनाई थी। हालांकि उसका हाल ही में तांग मुक्सू और जी मेंगजियाओ के साथ रिश्ता था, इसलिए
उसके लिए अभी जाना अच्छा नहीं था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान वे दोनों हुआंग फेंग के बहुत करीब थे। इसलिए हुआंग फेंग ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ समय देने का फैसला किया। एपिसोड 1219 निंग वुशुआंग के साथ कुछ हुआ। शून्य अगले दिन जी मेंगजियाओ और तांग मुक्सू जो लगभग ठीक हो चुके थे फिर भी बाहर चले गए। हालांकि हुआंग फेंग ने जाने का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय उसने कुछ और दिनों के लिए घर पर रहने की योजना बनाई। सुबह सुबह हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को बुलाने की कोशिश की थी। वह पिछली रात जो हुआ था उसे भूला नहीं था, इसलिए जब आज सुबह उसे समय मिला तो वह निंग वुशुआंग से मिलना चाहता था। हालांकि हुआंग फेंग अभी भी निंग वुशुआंग को नहीं देख पाया। इससे हुआंग फेंग के दिल में अशुभ भावना और भी मजबूत हो गई। इससे पहले जब भी वह निंग वुशुआंग को देखना चाहता था तो उसे परवाह नहीं थी कि निंग वुशुआंग क्या कर रहा है। आप जल्द ही खुद देखेंगे। क्या यह हो सकता है कि वुशुआंग बीमार है? हुआंग फेंग ने अपने दिल में सोचा। हालांकि भले ही वह बीमार थी, उसे इसके बारे में बताना चाहिए था। इसके अलावा निंग वुशुआंग के चरित्र के अनुसार जब तक कि उसे बहुत गंभीर बीमारी न हो, अन्यथा वह निश्चित रूप से आएगी। उससे मिलना तुरंत हुआंग फेंग को याद आया कि निंग वुशुआंग ने उसे पहले क्या बताया था। हाल ही में सुपेई का उसके प्रति रवैया पहले की तुलना में बहुत बदल गया था। हुआंग फेंग अपने दिल में चिंता किए बिना नहीं रह सका। आखिरकार निंग वुशुआंग के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। वह जिस पर भरोसा कर सकती थी वह केवल सुपेले थी। एक बार सुपेई का रवैया बदल गया तो निंग वुशुआंग की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। निंग वुशुआंग के अधीनस्थों के पास भी बहुत अधिक धन था। यह गारंटी देना मुश्किल था कि उनमें से कुछ को प्रलोभन नहीं होगा। दुर्भाग्य से उस जगह से बाहर आने के बाद मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिला, अन्यथा मैं वहां जाकर देख सकता था। हुआंग फेंग ने कुछ अफसोस के साथ सोचा। कुछ समय बाद हुआंग फेंग को पता चला कि एक बार जब वह किसी खास स्पेस और टाइम पर चला गया तो उस स्पेस टाइम में जो कुछ भी था उसे पाना बहुत मुश्किल होगा। अब तक उसने कभी ऐसी कोई चीज हासिल नहीं की थी, तो इसने मूल रूप से हुआंग फेंग के उसी स्पेस टाइम में फिर से जाने के विचार को खत्म कर दिया। हालांकि हुआंग फेंग तब और अधिक चिंतित हो गया जब उसने निंग वुशुआंग को नहीं देखा फिर से। अगर वह निंग वुशुआंग को फिर से नहीं देख सकता था तो वह केवल स्टोरेज बॉक्स में जा सकता था। एक्सचेंज स्टोर पर जाकर देखा। वह देखना चाहता था कि क्या वहां कुछ ऐसा है जिससे इससे उसे उस समय और स्थान पर फिर से लौटने का मौका मिला। हालांकि हुआंग फेंग और भी ज्यादा चिंतित हो गया जब उसने निंग वुशुआंग को फिर से नहीं देखा। अगर वह निंग वुशुआंग को फिर से नहीं देख पाता तो वह केवल स्टोरेज बॉक्स एक्सचेंज स्टोर में जाकर देख सकता था। वह देखना चाहता था कि क्या वहां कुछ ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है। इससे उसे उस समय और स्थान पर फिर से लौटने का मौका मिला। दोपहर में हुआंग फेंग ने आखिरकार निंग वुशुआंग को देखा। हालांकि निंग वुशुआंग की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आत्मा कमजोर थी और उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। वुशुआंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों हो? हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को देखने के बाद उत्सुकता से पूछा। निंग वुशुआंग की वर्तमान उपस्थिति से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि कुछ हुआ है। उसकी पिछली चिंताएं शायद पहले ही सच हो चुकी हैं। यह सुपेई है, निंग वुशुआंग ने कहा। जब उसने सुपेई का नाम लिया तो उसने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। सुपेई दुश्मनी में आ गया है। वह खुद लोगों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए लाया था। मैंने नहीं सोचा था कि वह अचानक ऐसा करेगा। पहले उसका रवैया थोड़ा बदल गया था। हालांकि मुझे लगा कि वह आप दोनों की दोस्ती को ध्यान में रखेगा। उसने कोई कदम नहीं उठाया होगा। किसने सोचा होगा कि जब उसने कदम उठाने के लिए कहा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम उठाया। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
हुआंग फेंग ने पूछा। वह सुपेई के व्यवहार से थोड़ा हैरान था, हालांकि वह बहुत हैरान नहीं था। आखिरकार उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सुपेई ऐसा कुछ करेगी। हालांकि उसकी निर्णायकता उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि इसका कुछ लेना देना इस तथ्य से होना चाहिए कि वह इतने समय तक एक उच्च पद पर था, अब वह बहुत ज्यादा निर्णायक हो गया था। हालांकि भले ही वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी हुआंग फेंग सुपेई के बदलाव से थोड़ा निराश था। जब वह यहाँ था तो उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। हालांकि उनके बीच एक उच्च और अधीनस्थ संबंध था। वे करीबी दोस्तों की तरह थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय के लिए जाने के बाद वह ऐसा हो जाएगा। शक्ति वास्तव में एक व्यक्ति को बदल सकती है। हुआंग फेंग ने अपने दिल में आह भरी। निंग वुशुआंग के कथन के माध्यम से हुआंग फेंग भी जानता था सुपेल का वर्तमान विकास बुरा नहीं था। सभी विद्रोही सेनाओं में उसने सबसे तेजी से विकास किया था और उनमें से कई ने पहले से ही उसके पक्ष में शामिल हो गए। उनकी वर्तमान ताकत इंपीरियल से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। कोर्ट का यह वास्तव में उसकी पहचान में परिवर्तन के कारण ही था कि सुपेई की मानसिकता धीरे धीरे बदल गया। 46 एन निंग वुशुआंग ने कहा, मुझे उनके द्वारा घर में नजरबंद कर दिया गया था। कल रात जब आप मुझे बुलाया गया, मेरे साथ उनके लोग भी हैं। रहस्य उजागर न हो जाए इसलिए मैं नहीं आया। अब वे भी चले गए हैं। मुझे लगता है कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया है न? हुआंग फेंग ने पूछा। नहीं, निंग वुशुआंग ने कहा, वे अब मुझसे मेरी सभी संपत्तियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वे मेरा व्यवसाय हड़पना चाहते हैं। उन्होंने मुझ पर यह अपराध भी लगाया है। दुश्मन के साथ मिलीभगत करके मेरा परिवार पहले ही छीन लिया गया है। इसके अलावा वे मुझसे भी तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे तुमसे डरते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया मुझ पर हमला करो। निंग वुशुआंग अकेले ही इतने बड़े कारोबार की प्रभारी थी। पहले की तुलना में निंग वुशुआंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जब उसे कोई समस्या आती थी तो वह एक महान सेनापति की तरह व्यवहार करती थी। हालांकि उसकी मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि वह बहुत ज्यादा घबराई नहीं और उसे यह भी विश्वास था हुआंग फेंग उसे बचा सकता है। हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग की बातें सुनी और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द बचा लूंगा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, निंग वुशुआंग ने कहा। निंग वुशुआंग के साथ मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई। हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को वापस भेज दिया। हालांकि निंग वुशुआंग के वापस आने के बाद हुआंग फेंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक बदसूरत हो गई। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि निंग वुशुआंग के साथ कुछ हुआ होगा। हालांकि जब उसे वास्तव में पता चला कि उसके साथ कुछ हुआ है तो हुआंग फेंग का मूड यह स्पष्ट था कि वह बहुत बुरे मूड में था। अलग अलग स्थानिक क्षेत्र से निकलने के बाद हुआंग फेंग वास्तविक दुनिया में लौट आया। हालांकि उसने कुछ और नहीं किया, इसके बजाय वह तुरंत स्टोरेज बॉक्स में घुस गया ताकि पता लगा सके कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उसकी मदद कर सकती है। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे कुछ उपयोगी चीज मिल गई, स्पेसटाइम ट्रांसमिशन तावीज। इसका उपयोग अन्य स्थानिक क्षेत्रों में टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। समय सीमा 1 महीना है। टेलीपोर्टेशन के समय वास्तविक दुनिया में समय सामान्य रूप से बहता था। अंतरिक्ष में मौजूद कोई भी चीज लक्ष्य स्थान में है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। जब इसे भेजा गया था तो यह वास्तविक दुनिया में कुछ भी नहीं ला सका। कीमत 1 ट्रिलियन। जब हुआंग फेंग ने शून्यों की स्ट्रिंग देखी तो उसे यकीन हो गया कि वह सही था। वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, यह कीमत बहुत ज्यादा थी। हुआंग फेंग को और भी ज्यादा हताश करने वाली बात यह थी कि यह कीमत स्टोरेज बॉक्स की दुकान में थी। यह सबसे महंगी भी नहीं थी, वहां बहुत सी चीजें थीं, यह इस कीमत से भी ज्यादा थी। इसके अलावा इस स्पेसटाइम ट्रांसपोर्टेशन टैलिस्मैन पर कई प्रतिबंध थे। इसके पास केवल 1 महीने का समय था। इसके अलावा वह अन्य स्थानों से कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता था। साथ ही वास्तविकता में समय अभी भी सामान्य रूप से बह रहा था। बेशक उसे उस स्थान पर जाना था जहां वह पहले गया था। यह कहा जा सकता है कि कई प्रतिबंध थे। एपिसोड 1220
बिजनेस ट्रिप। हालांकि कई प्रतिबंध होने के बावजूद हुआंग फेंग ने फिर भी इस टेलीपोर्टेशन ताबीज के लिए विनिमय करने का फैसला किया। निंग वुशुआंग की वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक थी। यह कहा जा सकता है कि उसकी जान किसी भी समय खतरे में थी। एक बार सुपेई और अन्य लोगों ने पुष्टि की कि वह फिर से दिखाई नहीं देगी। निंग वुशुआंग वास्तव में समाप्त हो जाएगी। उसकी संपत्ति भी सुपेई के लोगों द्वारा कब्जा कर ली जाएगी। इसलिए भले ही इस टेलीपोर्टेशन की कीमत बहुत अधिक थी और कई प्रतिबंध थे, फिर भी हुआंग फेंग ने टेलीपोर्टेशन ताबीज को देखने के बाद निर्णय लिया। हालांकि चूंकि वह वास्तविक दुनिया से चला गया था, इसलिए वास्तविक दुनिया में समय रुक नहीं सकता था। इसका मतलब यह भी था कि हुआंग फेंग को 1 महीने के लिए व्यापारिक यात्रा पर जाना था। इसलिए उसके जाने के बाद कई चीजें थीं जिन्हें निपटाने की जरूरत थी। सबसे पहले यह टैन यिंग की खाने की समस्या थी। वर्तमान में टैन यिंग दूसरों द्वारा पकाया गया भोजन नहीं खा सकती थी। इसलिए अगर हुआंग फेंग वापस आने के बाद टैन यिंग को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहता था, तो वह निश्चित रूप से उसके लिए और अधिक भोजन बनाएगा। इस समस्या को हल करना भी आसान था। हुआंग फेंग ने दोपहर में आधे दिन का समय इस्तेमाल किया। उसने काफी सारे बंस और नूडल्स बनाए। अमर पुस्तक की मदद से उसने बहुत जल्दी खाना बनाया। तो भले ही उसे टैन यिंग के लिए 1 महीने का खाना तैयार करना था, लेकिन आधा दिन काफी था। अगर कोई और व्यक्ति ये व्यंजन बनाता और 1 महीने तक लगातार खाता तो वे निश्चित रूप से इससे बीमार हो जाते। लेकिन ये सभी चीजें हुआंग फेंग द्वारा बनाई गई थीं। स्वाद स्वाभाविक रूप से अलग था। इसके अलावा टैन यिंग ने लंबे समय से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भले ही वह इसे 1 महीने तक खाए, फिर भी वह इसे स्वीकार करने में सक्षम होगी। शायद जब मैं वापस आऊंगा तो टैन यिंग दूसरों द्वारा तैयार किया गया खाना खा सकेगी, हुआंग फेंग ने सोचा और मास्टर टैन के घर की ओर चल पड़ा। मास्टर तानी के घर में हुआंग फेंग ने टैन यिंग को फिर से देखा और मास्टर टैन, जो पहले ही काम से लौट आए थे, ने अपने हाथों में मौजूद सामान टैन यिंग को सौंप दिया। इसके अलावा उन्होंने मास्टर टैन और टैन यिंग को समझाया कि वह लगभग 1 महीने के लिए बाहर रहेंगे। क्या मुझे जाना होगा? क्या बात थी? वह इतनी जल्दी में क्यों था? हम इतने जल्दी में क्यों चले गए अचानक? मास्टर टैन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वास्तव में मास्टर टैन अभी भी सोच रहे थे कि क्या हुआंग फेंग उनकी पिछली जांच से नाखुश था। यही वजह थी कि उन्होंने बहाने के तौर पर व्यावसायिक यात्रा का इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि आप अपने खिलाफ पिछली जांच से बहुत असंतुष्ट थे, हालांकि आपको हमें समझना होगा। आखिरकार यह संदेह पैदा करना वास्तव में बहुत आसान है कि आपने अचानक इतनी संपत्ति अर्जित की है। मास्टर टैन ने समझाया, यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। अगर मैं इसे पूरा कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा। मास्टर टैन ने पहले से ही हुआंग फेंग से बहुत ज्यादा कीमत मांगने की तैयारी कर ली थी। जब तक कीमत बहुत ज्यादा न हो वह उसे संतुष्ट कर देगा। मास्टर टैन, मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पिछली जांच में इससे असंतुष्ट नहीं हूं। इस बार मेरे पास वाकई कुछ करने को है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुरंत कारों का उत्पादन लागू करूंगा, हुआंग फेंग ने कहा। मास्टर टैन ने पहले ही कारखाने और मुख्यालय भवन का स्थान चुन लिया था। उन्होंने उसकी मदद की थी और भविष्य में कुछ अन्य तरजीही नीतियां होंगी। हुआंग फेंग पहले से ही इससे बहुत संतुष्ट था। मास्टर टैन ने हुआंग फेंग को बहुत देर तक देखा और पुष्टि की कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद ही उसे हुआंग फेंग की बातों पर विश्वास हुआ। क्या यह मामला खतरनाक है? टैन यिंग थोड़ी चिंतित थी और उसने पूछा। उसने देखा कि हुआंग फेंग इस बार इतनी जल्दी में चला गया। जब उसने उसे कल देखा था तब तक उसने इस मामले का जिक्र नहीं किया था। अंत में वह अचानक जाना चाहता था, इसलिए टैन यिंग हुआंग फेंग की समस्या के बारे में थोड़ी चिंतित थी। यह ठीक है, कोई खतरा
नहीं है, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए यह मामला था, वास्तव में कोई खतरा नहीं था। हालांकि टेलीपोर्टेशन ताबीज पर कई प्रतिबंध थे, फिर भी एक चीज थी जो नहीं बदली, वह थी अन्य स्थानों में मरने की समस्या। भले ही वह वहां मर जाए, वास्तविकता में कोई समस्या नहीं होगी। यह बस समय से पहले वास्तविकता में वापस आना होगा। इसके अलावा हुआन फेंग का यह भी मानना था कि उस स्थानिक क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे चोट पहुंचा सके। इस बार वह निंग वुशुआंग को बचाने और सुपेई से ठीक से मिलने जा रहा था। यह अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, टैन यिंग ने कहा। तुरंत उसे पिछली रात की याद आ गई जब वह नशे में थी। क्या हुआ था उसके और हुआन फेंग के बीच की झड़प ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। शुरू में उसे शर्मिंदगी महसूस हुई हुआन फेंग का सामना करने के लिए, लेकिन अब हुआन फेंग लंबे समय के लिए छोड़ने जा रहा था। वह भी हुआन फेंग को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। मास्टर टैन की नजरें हुआन फेंग और टैन यिंग पर टिकी थी। वह एक बूढ़ा लोमड़ी था। जिस तरह से टैन यिंग ने हुआन फेंग को देखा, वह बता सकती थी कि वह हुआंग फेंग से बात कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उन दोनों के बीच कुछ तो था। हुआंग फेंग ने मास्टर टैन की आंखों में नजर आने वाली नजर को भांप लिया था, इसलिए कुछ कहने के बाद और अधिक शब्द कहने के बाद उसने विदा ली और चला गया। मास्टर टार के घर से जाने के बाद ही हुआंग फेंग अंततः राहत की सांस ली। उसके बाद अपने घर वापस जाते समय हुआंग फेंग वास्तविक जीवन में कुछ व्यवसायों के प्रभारी लोगों को बुलाता रहा। उसने जाने के बाद उन्हें अपनी कुछ व्यवस्थाएं बताई। हुआन फेंग ने पहले ही नेशनल न्यूज का प्रबंधन शेनयांग को सौंप दिया था। इस बार वह जा रहा था, उसके लिए यह एक निरीक्षण माना जा सकता था। अगर जब वह वापस लौटा, अगर शेनयांग के परिणाम उसे संतुष्ट नहीं करते तो उसे किसी और व्यक्ति को बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब हुआन फेंग अपने घर वापस लौटा तो जो बातें उसे उनसे कहनी थीं और जो बातें उसे उनसे कहनी थीं वे लगभग पूरी हो चुकी थीं। अब बस एक ही काम बचा था, अपनी महिलाओं को अलविदा कहना। तुम वापस आ गए, खाने की तैयारी करो। सुरयुमो ने हुआंग फेंग को वापस आते देखा और उसका अभिवादन किया। इस समय विला की सभी महिलाएं वापस आ गई थीं। हाँ, हुआंग फेंग खाने की मेज पर चला गया और बैठ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? सुयुमो ने पूछा। दूसरी लड़कियां भी चिंता से हुआंग फेंग की ओर देखने लगी। जाहिर है वे उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। कुछ हुआ है? उसके बाद उसने लड़कियों को निंग वुशुआंग के बारे में बताया। मुझे चिंता है कि वह वहां अकेली होगी, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। इसमें 1 महीना लग सकता है। क्या कोई खतरा होगा? तांग मक्सू ने पूछा। नहीं, हुआंग फेंग ने कहा। फिर बाई शियाओरो की ओर देखा और कहा, शियाओरो कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से निपटने में मेरी मदद करें। हुआंग फेंग आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का सदस्य था। अगर वह अचानक 1 महीने के लिए चला गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को इस बारे में पता चलने पर परेशानी हो सकती है। इसे मुझ पर छोड़ दो, बाई शियाओरो ने कहा। वह हुआंग फेंग की टीम लीडर थी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में उसकी योग्यताएं बहुत गहरी थीं, इसलिए इस मामले से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बेशक अगर हुआंग फेंग बहुत लंबे समय के लिए चले गए होते तो यह परेशानी भरा होता।